नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आपके लिए कई तरह की कहानियाँ लेकर आती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मैंने मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बहुत ही अच्छी कहानी दो सखियाँ शुरू की है, जिसमें दो सखियाँ चंदा और पद्मा आपस में पत्रों के माध्यम से अपने जीवन के बारे में विचार विमर्श करती हैं। इसी कहानी में अब देखते हैं कि चंदा के खत के जवाब में पद्मा क्या कहती है। अब पद्मा की बारी है। पद्मा लिखती है, प्यारी बहन चंदा, तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, पैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र ना लिखने का कारण आलस्य ना था, सैर सपाटे की धुन ना थी। रोज़ सोचती थी कि आज लिखूँगी, पर कोई ना कोई ऐसा काम आ पड़ता था। कोई ऐसी बात हो जाती थी, कोई ऐसी बाधा खड़ी हो जाती थी कि चित्त अशांत हो जाता था और मुंह लपेट कर पड़ जाती थी। तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान न सको। मसूरी से दिल्ली आए 1 महीना हो गया। यहाँ विनोद को 300 रुपये की एक जगह मिल गई है। ये सारा महीना बाजार की खाक छानने में कटा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है। मैं जो चाहे करूं, उनसे कोई मतलब नहीं। वे मेरे मेहमान हैं। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वे निश्चिंत हो गए हैं। ऐसा बेफिक्रा आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। हाजिरी की परवाह है, न डिनर की। बुलाया तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा रखी है। उन्हें डांटूं तो मैं, रखूं तो मैं, निकालूं तो मैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरे प्रबंध के बारे में बात करें, चाहे तो इसकी आलोचना करें, ऐब निकालें। मैं चाहती हूँ मैं जब भी बाज़ार से कोई चीज़ लाऊं तो ये बताएं कि मैं लुट गई या जीत कर आई हूँ। मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और इनके बीच में खूब बहस हो, पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं हो पा रहा। मैं नहीं समझती इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक गृह प्रबंध में सफल हो सकती है। विनोद के इस संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरी निज की ज़रूरतों की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। अपने शौक़ की चीज़ें खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता है। कम से कम मुझसे नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मैं अपने लिए कोई चीज़ लाऊं तो वे नाराज़ ना होंगे। नहीं, मुझे विश्वास है वे खुश होंगे। लेकिन मेरा जी चाहता है मेरे शौक़ श्रृंगार की चीज़ें वे खुद ला कर दें। उनसे लेने में जो आनंद है वह खुद जाकर लाने में नहीं। पिताजी अब भी मुझे 100 रुपये महीना देते हैं और उन रुपयों को मैं अपनी ज़रूरतों पर खर्च सकती हूँ। पर ना जाने क्यों मुझे भय होता है, कहीं विनोद समझे मैं उनके रुपए खर्च किए डालती हूँ। जो आदमी किसी भी बात पे नाराज़ नहीं हो सकता, वह किसी बात पर खुश भी नहीं हो सकता। मेरी समझ में ही नहीं आता किस बात से खुश और किस बात से नाराज़ होते हैं। बस मेरी दशा उस आदमी की सी है जो बिना रास्ता जाने इधर उधर भटकता फिरता है। तुम्हें याद होगा, हम दोनों कोई गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता से उसका जवाब देखती थी। जब हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता था तो हमें कितनी खुशी मिलती थी। मेहनत सफल हुई, इसका विश्वास हो जाता था। जिन गणित की पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर ना लिखे होते थे, उनके प्रश्न हल करने में हमारी इच्छा ही ना होती थी। सोचते थे मेहनत अकारत जाएगी। अब मैं रोज़ प्रश्न हल करती हूँ, पर नहीं जानती जवाब ठीक निकला या गलत। सोचो मेरे चित्त की क्या दशा होगी। एक हफ्ता होता है, लखनऊ की मिस रिग से भेंट हो गई। वे लेडी डॉक्टर हैं और मेरे घर बहुत आती जाती हैं। किसी का सिर भी धमका और मिस रिग बुलाई गई। पापा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने इन मिस रिग को पढ़ाया था। उसका एहसान वे अब भी मानती हैं। यहाँ उन्हें देखकर भोजन का निमंत्रण न देना अशिष्टता की हद होती। मिस रिग ने दावत मंजूर कर ली। उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंग्रेज़ों के साथ टेबल पर खाना नहीं खाया। उनमें भोजन के क्या शिष्टाचार हैं, इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं। मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे। वे बरसों अंग्रेज़ों के साथ रहकर आए हैं। मैंने उन्हें मिस रिग के आने की सूचना भी दे दी, पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं। मैंने भी निश्चय कर लिया, मैं तुमसे कुछ ना पूछूंगी। यही ना होगा कि मिस रिग हंसेंगी। बला से अपने ऊपर बार बार झुंझलाती थी कि कहाँ मिस रिग को बुला बैठी। पड़ोस के बंगलों में कई हम ही जैसे परिवार रहते हैं, उनसे सलाह ले सकती थी। पर यही संकोच होता था कि ये लोग मुझे गवारन समझेंगे।
अपनी इस विवशता पर थोड़ी देर तक तो आंसू बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस्री गाई। हम दोनों भी मेज पर बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती थी विनोद बार बार झेंपते थे और मिस रिग बार बार नाक सिकोड़ती थी, जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है। मैं शर्म के मारे मरी जाती थी। किसी भांति विपत्ति सिर से टले। तब मैंने कान पकड़े, अब किसी अंग्रेज़ की दावत ना करूँगी। उस दिन से देख रही हूँ विनोद मुझसे कुछ खिंचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ। वह शायद समझते हैं मैंने उनकी भद करा दी। मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जित किया है। सच कहती हूँ चंदा, गृहस्थी के इन झंझटों में मुझे अब किसी से हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता। इधर महीनों से कोई नई पुस्तक नहीं पढ़ी। विनोद की विनोदशीलता भी ना जाने कहाँ चली गई है। अब वे सिनेमा और थिएटर का नाम भी नहीं लेते। हाँ, मैं चलूँ तो वे तैयार हो जाएंगे, पर मैं चाहती हूँ प्रस्ताव उनकी ओर से हो, मैं उसका अनुमोदन करूँ। शायद वे पहले की आदतें छोड़ रहे हैं। मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित पाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है अपने में गृह संचालन की शक्ति न पाकर उन्होंने अपना सारा भार मुझ पर डाल दिया है। मंसूरी में वह घर के संचालक थे। 2-2.5 महीने में 1500 रुपये खर्च किए। कहाँ से लाए यह मैं अब तक नहीं जानती। पास तो शायद कुछ ही रहा हो। संभव है किसी मित्र से लिया होगा। 300 रुपये महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही क्या। 50 रुपये तो मकान में ही निकल जाते हैं। मैं इस जंजाल से तंग आ चुकी हूँ। जी चाहता है विनोद से कह दूँ कि मेरे चलाए यह ठेला ना चलेगा। आप तो 2-2.5 घंटा यूनिवर्सिटी में काम करके दिन भर चैन करें, खूब टेनिस खेलें, खूब उपन्यास पढ़ें, खूब सोएं, और मैं सुबह से आधी रात तक घर के झंझटों में मरा करूं। कई बार छेड़ने का इरादा किया, दिल में ठान कर उनके पास भी गई, लेकिन उनका सामीप्य मेरे सारे संयम, सारी ग्लानि, सारी विरक्ति को हर लेता है। उनका विकसित मुखमंडल, उनके अनुरक्त नेत्र, उनके कोमल शब्द मुझ पर मोहिनी मंत्र का असर डाल देते हैं। उनके एक आलिंगन में मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है। बहुत अच्छा होता अगर ये इतने रूपवान, इतने मधुरभाषी, इतने सौम्य ना होते। तब कदाचित मैं इनसे झगड़ बैठती, अपनी कठिनाइयाँ कह सकती। इस दशा में तो इन्होंने मुझे जैसे भेड़ बना लिया है, मगर माया को तोड़ने का मौका तलाश रही हूँ। एक तरह से मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ। मैं क्यों हर बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती रहती हूँ। मुझ में क्यों ये भाव नहीं आता कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वह ठीक है। मैं इतनी मुखापेक्षा क्यों करती हूँ। इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना है, चाहे जो कुछ हो। अब इस वक्त विदा करती हूँ। अपने यहाँ के समाचार लिखना जी लगा है ना। तुम्हारी पद्मा। तो दोस्तों, इस पत्र के माध्यम से पद्मा ये बता रही है कि किस तरह से वह घर गृहस्थी के झंझटों से परेशान हो रही है। दरअसल पद्मा आधुनिक विचारधारा की है और शायद किसी हद तक वो ये सोचती है कि जैसे विवाह से पूर्व उसका जीवन चल रहा था, उतना ही खुशियों भरा जीवन विवाह के बाद भी होता है। लेकिन घर गृहस्थी के झंझट से कोई भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इसमें दोनों पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह साथ साथ चले तो जीवन चलना आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ एक व्यक्ति अपने ही काम में मगन रहे और घर गृहस्थी का भार दूसरे के सिर पर डाल दे, तो दूसरे को परेशानी होना स्वाभाविक ही है। तो अब आगे देखेंगे कि पद्मा अपनी इस परेशानी से विजय पा सकती है। क्या वह अपने पति से इस बारे में बात करती है, और अगर बात करती है तो क्या रहता है। दूसरी ओर उसकी सहेली, जिसके पति उसको अभी तक लेकर नहीं गए हैं, उसके जीवन में क्या चल रहा है, इसके बारे में अब हम अगली बार सुनेंगे चंदा के विचार। मेरी इस तरह की कहानियों को और सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।